नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने कृषि एवं कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो कृषि की मुख्य फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा जो है मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास जो है रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। जैसे गेहूं, चावल, इनसे क्या है बिस्किट भी बनते हैं और चावल से पोहे बनते हैं। तो ये हमारे लिए जो कच्चे उद्योगों के लिए है, कच्ची सामग्री के रूप में भी काम आते हैं और ये हमारे घरों में उपयोग में आने के लिए भी ये फसलें काम में ली जाती है। अब सबसे पहले है हमारा चावल। चावल जो है विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, यानी विश्व में सभी जगह खाया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। यह उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो हैं उनके लोग जो हैं इनको बहुतायत में खाते हैं। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की जो खेती होती है उसके लिए बहुत अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। यानी चीकायुक्त जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें इसकी खेती अधिक बहुतायत में होती है, जो पानी को एक साथ सोख कर रख सकती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, यानी प्रथम स्थान चीन का है। इसके बाद हमारा दूसरा स्थान भारत का आता है। उसके पश्चात है जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। इसके पश्चात है हमारा गेहूँ। गेहूँ के वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं को भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं सर्वाधिक कहाँ होते हैं? गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उसके पश्चात है मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च तापमान से मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब जो मिलेट होती है इसमें ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। अब है हमारा मक्का, तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित ऊर्जा मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। उसके पश्चात है हमारा कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूती वस्त्र जो बनता है ये कपास से ही बनता है। इसके पश्चात है हमारा पटसन। इसको सुनहरा रेशा भी के रूप में भी जाना जाता है।
यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। उसके पश्चात है हमारी कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु से सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। जहाँ पर्वतीय ढाल पर्वत होते हैं, वो ढलान युक्त होते हैं, वहाँ मिट्टी होती है, वहाँ पर कॉफ़ी की फसल है बहुत अच्छे से की जा सकती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। उसके पश्चात है कोलंबिया और भारत। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी के खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदार हरित पौधे की फलियों को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। उसके पश्चात है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास का संबंध जो है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि विकास का चरम लक्ष्य जो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि फार्मों के बारे में जानेंगे। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अब हम सबसे पहले भारत के एक फर्म के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह वहाँ एक सदस्य है।
एक निकट में शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब इसके पश्चात जो ये भारत का फर्म है, जो ये उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का मुन्नालाल जो है, ये जो खेती कर रहा है, ये साल में 2 बार कृषि करता है, यानी चावल और गेहूं भी उगाता है और दूसरी फसल के लिए वो दाने उगाता है। तो वो जो है उसके लिए हमारे जो बीज भंडार है वहाँ से अच्छे बीज लाता है, उन्हें बोता है, ट्रैक्टर भी किराए पे लेता है, पानी का जो नलकूप है उसे भी वो किराए पर लेता है, और उसकी जो भैंसें हैं और मुर्गियां हैं तो वो दूध जो है वो भी सरकारी सहकारी समिति है उनको वो बेचता है। तो ये सब उसके, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो लोन भी लेता है, यानी और फिर पास की मंडी में जो है वो अपनी फसल को बेचता है। और ये जो सरकार के भंडारण की सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए वो कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं, उनकी भी सुविधाओं का वो लाभ है उठाता है। अब इसके पश्चात है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्राकृतिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ मुख्य फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता रहता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके उसकी मदद करता है। वह एक ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों और समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार के अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर की तरह काम करता है। तो हमने अभी देखा कि एक भारत का जो कृषक है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषक है, उन दोनों की खेती करने में कितना अधिक अंतर है। हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनके पास वर्तमान में भी अभी तक एक तो खेत छोटे हैं और दूसरा उनके पास इतने साधन नहीं हैं जितने साधन अमेरिका के एक किसान के पास होते हैं। तभी वो पिछड़े हमारे भारत के जो किसान हैं वो पिछड़े रह जाते हैं। अभी वर्तमान में सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनसे किसान आगे बढ़ रहे हैं, परंतु अमेरिका जो विकसित देश है उसके कृषक जो हैं उनके जो खेतों की स्थिति अभी हमने देखा कि वो उपग्रहों से भी जुड़े हुए हैं और समय समय पे मृदा परीक्षण के लिए भी जाते हैं। जहाँ उनको लगता है कि जो कमी है तो वो कीटनाशकों को भी उनमें डालते हैं। तो ऐसा हमें भी, और हम संयुक्त ये हार्वेस्टर, थ्रेशर
और जो भी ट्रैक्टर है, तो इन सब मशीनें हैं, इन सभी का प्रयोग करके वो अच्छी फसल प्राप्त करने में मददगार होते हैं। तो हमें भी हमारी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए नवीनतम जो हमारे कृषि के उपज के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मशीनें हैं, उनका प्रयोग हमें भी करना चाहिए, यानी हमारे किसानों को भी करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक फसल और अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छी फसल हमारे किसान भी प्राप्त कर सके, जिससे हमारे किसानों को भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।